स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ICSE 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फोर्स। स्टूडेंट्स, आज हम फोर्स को समझेंगे कॉन्सेप्ट वाइज कि फोर्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास क्या एक मार्कर है, इस वक्त मैंने क्या किया, इसको ये दबाया और खींचा। एक जनरल लेमैन की लैंग्वेज में यही कहेंगे कि हमने इसको दबा दिया और खींच दिया। तो यही क्या है बेटा, यही तो फोर्स है। यही क्या है, फोर्स है, जिसको हम लोग फिजिक्स के टर्म में क्या डिफाइन करते हैं कि किसी बॉडी में को अगर हम लोग क्या करें, पुश कर दें, क्या कर दें, पुश कर दें, या किसी बॉडी को हम लोग पुल कर दें, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फोर्स इंट्रोड्यूस होता है बेटा। अब फोर्स इंट्रोड्यूस होता है तो उसके लिए हमें ये समझना है कि फोर्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो आज हमको पहले समझना है कि फोर्स क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या है, ये एक बॉल है, सपोज करिए ये रेस्ट में है, आपने इस पर क्या मारा, किक मारा, पैर मारा, तो ये बॉल क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ही तो है जिसका आपने किक मारा। यानी फोर्स के थ्रू हम किसी रुकी हुई बॉडी को मोशन में ला सकते हैं। देख रहे हैं बॉल। दूसरा केस बेटा, अगर ये बॉल ऑलरेडी मोशन में है, पहले से उधर से किसी ने किक मारा और आपने पैरों से यहाँ पे रोक लिया, स्टॉप कर दिया, तो यहाँ से क्या पता चला कि फोर्स के थ्रू बॉडी को रेस्ट में भी कर सकते हैं। भाई आपने पैर से रोका, वो भी तो रेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, वो भी तो आपका फोर्स है। तो किसी बॉडी के थ्रू, किसी फोर्स के थ्रू हम लोग बॉडी को रेस्ट में भी ले सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है बेटा, यही बॉल इस तरह से आ रही थी और आपने इस तरफ से एक किक मारी और बॉल ऐसे चली गई इस डायरेक्शन में। तो इससे क्या पता चला कि फोर्स के थ्रू बॉडी के डायरेक्शन को भी बदला जा सकता है। मीन्स इसकी डायरेक्शन भी बदली जा सकती है। ठीक है बेटा, ये देखो। अब एक चीज ये आता है कि फोर्स के थ्रू क्या किसी की बॉडी को शेप या साइज को भी बदला जा सकता है। तो आंसर है कि हाँ, बट हम उस केस में ये समझेंगे कि रिजिड और नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है बच्चों। रिजिड क्या होता है, सॉलिड, जैसे ये वॉल है, ठीक है, ये क्या है, रिजिड, जैसे ये क्या है, रिजिड बॉडी है। लेकिन अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल, हर कोई रोटी खाता है तो आटा भी गूंथता है, आटा से रोटी बनती है, तो वो आटा जो हो गया है नॉन रिजिड बॉडी है या नॉन रिजिड मैटर है। अगर उस पर हम एक हाथ या एक पंच मारेंगे तो उसका शेप और साइज बदल जाता है। लेकिन इस वॉल पे एक पंच मारेंगे जिसका शेप और साइज नहीं बदलता है। तो नॉन रिजिड बॉडी के केस में क्या हो सकता है कि फोर्स के थ्रू हम उसके शेप और साइज को भी बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं हम लोग, शेप एंड साइज भी हम लोग बदल सकते हैं। बट यहां पे हम लिखेंगे नॉन रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, बात आती है कि फोर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, बैलेंस्ड, ये क्या है आपका, बैलेंस्ड है, और ये आपका है अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड फोर्स उसे कहते हैं जो कि रेस्ट में हो। जैसे कि हमने क्या किया, एक बॉडी को इधर से खींचा और इधर से खींच रहे हैं इक्वल फोर्स से, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट फोर्स जीरो हो रहा है, नेट फोर्स जीरो हो रहा है। इसका मतलब अगर बॉडी है, सपोज करो यहाँ पे कोई बॉडी है और हम क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ और 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, बैलेंस्ड है। मीन्स यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, तो इसको हम बैलेंस्ड कहेंगे। दूसरी चीज क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब भी हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड है। तीसरी चीज क्या, अगर कोई बॉडी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मींस यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा m/g, और ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है। कोई भी बॉडी में नीचे m/g और ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है जो कि इसको बैलेंस करता है, बॉडी को कहीं भी रख दो तो। अब बेटा, अगर ये बॉडी बैलेंस्ड है और एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, मींस सपोज के लिए 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, उसके फ्रिक्शन का या किसी चीज का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, कोई भी चीज चल रही रुक जाएगी।
लेकिन अगर ये चीज हो रही है, यूनिफॉर्मली वो चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो भी रेस्ट है, वो भी क्या है, बैलेंस्ड है। यूनिफॉर्म मोशन को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही तो वो भी क्या है, बैलेंस्ड। ठीक है बेटा। अब अनबैलेंस में जस्ट अपोजिट क्या, कि नेट फोर्स बेटा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कोई बॉडी है, यहाँ पे इधर 10 न्यूटन और ये 5 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, यानी इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। दूसरे केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी आपका क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गए बहुत बेसिक बात। अब फोर्स का एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, क्या, F इक्वल्स टू m इंटू ए, ये पढ़ते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आता कहाँ से है, न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स कम लगाया जाए तो वो स्लो स्पीड से जाएगी, और फोर्स ज़्यादा लगाया जाए तो वो तेज स्पीड से जाएगी। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने कहा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बेटा, उसी को वो फोर्स जो होता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। सपोज करिए यहाँ पे एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, इस पे एक फोर्स लगाया, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो इसका मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम हो जाएगा mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फोर्स क्या होगा बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मीन्स mv माइनस mu अपॉन t हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट k मान लेते हैं, यहाँ पे m कॉमन करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा v माइनस u अपॉन t आ जाएगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, और k को हम अज्यूम कर ले 1, तो फोर्स आपका हो जाता है m इंटू ए। ये देखो बेटा, यहाँ से ये फार्मूला आता है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट अगर हम यहाँ से निकालें तो आप बताओ, ये मास है, मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का आप सबको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, इसी को न्यूटन बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। तो 1 न्यूटन मीन्स क्या हुआ, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ बेटा, कि अगर किसी बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराया जाए तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 न्यूटन। समझ में आया, किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगाया जाए और वो एक्सेलरेट हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 न्यूटन का फोर्स है। ये होता है 1 न्यूटन का मतलब। अब इसकी CGS यूनिट भी होती है। क्या होती है, CGS यूनिट। हम लोग यहीं से कन्वर्ट कर सकते हैं। CGS यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, 10 टू पावर 3 ग्राम। ठीक है, मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर 2 पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं 10 टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं डाइन। डाइन वाली नहीं, डराने वाली डाइन। फिजिक्स के टर्म में बेटा हम इसको क्या कहते हैं, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू
10⁵ डाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ग्रेविएशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, कि किस तरह से हम ग्रेविएशनल यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लिए, फिर मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, तो ग्रेविएशनल यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब बेटा क्या है कि जैसे कि मार्केट में एक लेमैन से आप कहिए या एक जो वर्कर से कहिए कि जो है 50 न्यूटन का की बोरी उठा दीजिए आप, तो उसको समझ में नहीं आएगा 50 न्यूटन क्या है। ठीक है, उसको क्या समझ में आता है, उसको जब आप कहेंगे कि 50 kg की बोरी उठा दीजिए तो वो समझ में आता है उसको। यही फ़र्क है, यूनिट का फ़र्क है, कि लैंग्वेज का फ़र्क है कि हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रेविएशन यूनिट ऑफ द फोर्स। जैसे कि यहाँ पे बेटा क्या है, एक 2 kg का कोई वेट यहाँ रखा हुआ है। अगर हम इसको किसी से कहें 2 × 9.8 = 19.6 न्यूटन, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है समझाना किसी को, एक जनरल लेमैन को। 2 kg को समझाना आसान है, लेकिन 19.6 न्यूटन समझाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी वजह से बेटा क्या बना, ग्रेविएशनल यूनिट ऑफ फोर्स बना। एक क्या आपकी प्रैक्टिकल यूनिट है और एक आपकी क्या है, जनरल यूनिट है। तो जैसे कि अगर किसी से हम ये कहें कि ये क्या है, एक कोई बॉडी है, इसको तोड़ने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब अगर उस फोर्स को हम किसने बताएं, हमने कहा कि इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, 50 न्यूटन फोर्स लगाया जाए तो टूट जाएगी। अब ये उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उसको बताएं कि इस पर 494 kg का फोर्स रख दिया जाए या 494 kg फोर्स इस पर लगा दिया जाए तो ये टूट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये दोनों यूनिट यहाँ पे बन जाती हैं। ठीक है, तो ग्रेविएशनल यूनिट क्या होती है आपकी, किलोग्राम वेट, ये क्या है, किलोग्राम वेट, और दूसरी आपकी यूनिट क्या है, न्यूटन। क्या है आपकी, जिसको हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं, ये क्या है बेटा आपकी, न्यूटन। ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है जो कि इन जनरल हम लोग बोलते हैं। ये क्या है आपकी एसआई यूनिट है जो कि फिजिक्स के टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप सो कि आपको ये बेसिक फंडामेंटल समझ में आया होगा फोर्स का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे अगला टॉपिक इसका, ये पूरी सीरीज आपके सामने आएगी। तो आप इस सीरीज के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी फिजिक्स को अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।